हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 10 फरवरी को जो भी मैंने होमवर्क आपको दिया था उसके डेली मॉक टेस्ट के बारे में। ठीक है, जिसमें हम लोग 60 एमसीक्यू देखेंगे और यहाँ पे आपको 30 प्लस जो एमसीक्यू होगा वो आपके डेली होमवर्क का होगा, यानी होमवर्क का टेस्ट हम लोग यहाँ पे देंगे। और साथ ही साथ 20 क्वेश्चंस रैंडमली आपके लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से होगा। ठीक है, 20 क्वेश्चंस आपको ये देखने को मिलेगा, साथ ही साथ 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, यानी टोटल आपको 60 एमसीक्यू यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो देखते हैं कितना आप सही कर पाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कल के क्यूज में जो मैंने क्वेश्चंस पूछा था उसके राइट आंसर का। क्वेश्चंस ये था कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो मैंने आपको एक बार डायग्राम के थ्रू बताया था। मान लीजिए कि ये हमारा अगर सन है, इस तरह से सन, और इसके चारों ओर हमारे सभी ग्रह जो कि चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर। तो अगर पृथ्वी यहाँ पर है तो इनके बीच की दूरी सबसे अधिक होगी, और अगर पृथ्वी यहाँ पर घूमते हुए आती है तो इनके बीच की दूरी सबसे कम होगी। तो जो सबसे दूरी कम होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं उपसौर। उपसौर कहा जाता है, और उपसौर की स्थिति हमेशा 3 जनवरी को होती है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और उसी तरह से सबसे जो अधिक दूरी होती है वो अपसौर के दिन होता है, और अपसौर जो होता है वो 4 जुलाई को होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। होमवर्क को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है तो आपके लिए छोटा सा चैलेंज दिया जाता है। जनरल कैटेगरीज के लिए 51 मार्क्स, बीसी 50, एससी कैटेगरीज 44, एसटी के लिए 46 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज 48 मार्क्स यहाँ पे रखा जाता है। क्वेश्चंस अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर किया करें फ्रेंड्स, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो क्वेश्चंस को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि रोज़ाना यहाँ पे 8 PM में आपको इसी तरह की एक मॉक टेस्ट देखने को मिलता है डेली, शाम को 8 PM में। तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, लोधी वंश। आपको पता है कि मुगल साम्राज्य की नींव जो पड़ी थी पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब था? ध्यान रखेंगे 21 अप्रैल। आई होप कि आपने पढ़ रखा होगा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने लोधी वंश के शासक जो कह सकते हैं इब्राहिम लोधी को परास्त किया, और उसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई। तो इस तरह से ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो ध्यान दीजिएगा, तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग सर्वप्रथम बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। और यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया, और साथ ही साथ तोप खाने का भी प्रयोग किया गया था। थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है? ध्यान से पढ़िएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को मिलाकर के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचिए कि किसी बुक में आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको टॉपिक्स दिया था, अगर आपने टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा हुआ तो चाहे क्वेश्चंस कहीं से भी हो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी आपको सब्जेक्टिव और लूसेंट आपको आपने अच्छे से पढ़ कर आए होंगे ना, तो ये क्वेश्चंस अच्छे से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां बिल्कुल सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर बात करें सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 1 और 2 दोनों सही है। अच्छा, अगर हम बात करें कि शेर खां को ये उपाधि क्यों दी गई थी, तो आपने डेफिनेटली ये पॉइंट जरूर पढ़ा होगा कि फरीद खां एक शेर को तलवार के एक ही वार में मार दिया, और उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर के बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेरशाह की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, जो शेरशाह था वो कह सकते हैं सूर्य नहीं यार, सूरवंश। ठीक है, सूरवंश कह सकते हैं कि सूरवंश से वो संबंधित था, ध्यान रखिएगा। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पूरा निचोड़ दूंगा यहाँ पे, अगर आप अच्छे से अगर पढ़ कर के आए होंगे ना तो देखना फ्रेंड्स कितना मज़ा आ रहा होगा। तो बाबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड पॉइंट है कि पानीपत के युद्ध में जीत के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की थी। क्या ये सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये पॉइंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पानीपत के युद्ध के उपरांत उसने गाजी की उपाधि नहीं, ये खानवा के युद्ध में, ठीक है, खानवा के युद्ध में जीत के उपरांत इसने गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने। तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। और बाबर ने जिहाद का नारा भी इसी युद्ध में दिया था, यानी कि खानवा के युद्ध में ही राणा संगा के विरोध में जो कि जिहाद का नारा दिया था।
तो ये पॉइंट भी सही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन बी को टिक करेंगे क्योंकि ये असत्य हो जाता है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुगल काल की राजभाषा कौन थी? मुगल काल की राजभाषा कौन थी? ऑप्शन डी को टिक करेंगे फारसी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा फारसी। सिक्स क्वेश्चन की किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा सकता है कि पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है शेरशाह के काल में इसकी रचना की गई थी पद्मावत की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है। जो पेनिसिलिन बनता है बताइए कि किससे बनता है? पेनिसिलिन का निर्माण कवक से होता है। अच्छा जल्दी से कमेंट करके बताएं, मैं अभी तक कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा हूँ आपसे कि प्रथम जो एंटीबायोटिक बनाया गया था, प्रथम पेनिसिलिन जो बनाया गया था वो किसने बनाया था, इसका निर्माण किसने किया था? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और जिन लोगों को पता हो आप उनके साथ साथ बताइएगा कि कब बनाया गया था। अगला क्वेश्चन की वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं। वर्तिका और वर्तिकाग्र जो होते हैं उपयोगी उत्पाद होते हैं। तो अगर आपने केसर को देखा होगा तो केसर में क्या होता है कि लाल लाल आपने देखा होगा, वही होता है केसर, और उसी को हम लोग कहते हैं वर्तिका और या फिर वर्तिकाग्र। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है? निर्जलीकरण के दौरान शरीर में सामान्यतः कह सकते हैं कि क्षय होता है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या बनता है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, जोसेफ लिस्टर, लेकिन कई बार क्वेश्चंस पूछा भी गया तो आप इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा वित्तीय आपात की बात की जा रही है। तो वित्तीय आपात 360, ठीक है, 360 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत जो कि वित्तीय आपात। और वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी लागू नहीं किया गया, कभी लागू नहीं हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार प्रयोग किया गया, तो यह कब किया गया, किस अनुच्छेद के तहत किया गया बताइए? तो संविधान में मात्र एक ही बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया 352 में। जब राष्ट्रीय आपात लगाई जाती है तो राष्ट्रपति तभी लगा सकता है जब मंत्रिमंडल पर उसका हस्ताक्षर मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखेंगे। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से, ध्यान दीजिएगा मंत्रिमंडल यही शब्द है जो कि मंत्रिमंडल का प्रयोग किया गया एक बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पॉइंट को पढ़िए और बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही होगा। तो चलिए एक करके देखते हैं क्या कह रहा है कि वर्तमान भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 है। क्या ये सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है, क्योंकि बात वर्तमान की जा रही है और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है। ठीक है, मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया, जो कि ये पॉइंट भी गलत हो जाता है क्योंकि कनाडा के संविधान से नहीं, ये यूएसए के संविधान से लिया गया। चलिए थर्ड पॉइंट क्या है कि मौलिक अधिकार में 42वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। तो ध्यान रखेंगे जो 7 पहले था, अब जो 6 हुआ है, इसमें से जो 1 हटा था वो 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा था, ना कि 42वें संविधान संशोधन, यानी ये पॉइंट भी गलत है। तो तीनों के तीनों यहाँ पे गलत हो जा रहा है, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सभी कथन गलत है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? जो आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश की देन है? तो जर्मनी के वीमर संविधान की, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुसला जड़ों का रूपांतरण नहीं है? सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे जोड़ो नहीं जड़ो होगा, ठीक है, जड़, तो जड़ों का रूपांतरण नहीं है। तो यहाँ पे हम टिक करेंगे ऑप्शन डी को, यानी कि प्याज। ठीक है, प्याज जो होता है वो तना का रूपांतरण है। गाजर, चुकंदर, मूली, ये सभी के सभी जड़ों के रूपांतरण। हम यहाँ पे छोटा सा पॉइंट्स भी लगा रखा है, इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। जैसे मुसला जड़ों का रूपांतरण क्या होता है? गाजर, सलजम, चुकंदर, मूली, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। और तना का रूपांतरण में देखिए तो आलू, केसर, प्याज, हल्दी और अदरक, ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन पौधे का जनन अंग है? तो बताइए कि पौधे का जनन अंग कौन सा है?
तो ध्यान रखिएगा, पौधे का जनन अंग यहाँ पे कह सकते हैं कि बाह्य पुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। 1 2 3 4 सभी के सभी पौधे के जनन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? दल बदल, तो आपको पता है कि दल बदल जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत इसको कह सकते हैं कि प्रतिबंध लगाया, और ये 10वीं अनुसूची में इसमें शामिल किया गया। ठीक है, 10वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की कौन सी समिति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? तो सबसे पहले जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ यहाँ शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हो, शेयर किया कीजिए। ठीक है, तो देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है लोक लेखा समिति। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं कि वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो कितने लोग कमेंट करके सही आंसर दे सकते हैं? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? नेक्स्ट वन है कि किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी कह सकते हैं डायरी, ठीक है, दैनंदिनी कह सकते हैं या फिर डायरी में दिया है? तो आपको पता है कि बाबर जो था वो अपने पास डायरी रखता था, और यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, बाबरनामा, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की डायनासोर थे, डायनासोर थे, सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? डायनासोर मेसेजोइक सरीसृप कह सकते हैं, रेप्टाइल्स थे, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है प्राकृत गैस, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, प्राकृत गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य का लाल रुधिर कर्णिकाओं पे क्या होता है? बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कर्णिकाओं पर क्या होता है? तो कह सकते हैं कि इनकी संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन रीड ने किया था, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि रीड के प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक चट्टान में तनाव सहने की एक क्षमता होती है, और उसके पश्चात यदि तनाव बल और अधिक हो जाए तो चट्टान टूट जाता है तथा टूट हुआ भाग पुनः अपने स्थान पर वापस आ जाता है, और इस प्रकार चट्टान में भ्रंशन की घटनाएं और भूकंप आते हैं। ठीक है, ये थी इनकी प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत जो कि रीड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना, कि भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस स्थान को हम कह सकते हैं भूकंप केंद्र, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि प्राथमिक तरंगों की औसत गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, बिल्कुल सही है। प्राथमिक तरंगें पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर के गुजर सकती हैं। ध्यान रखिएगा, जो प्राइमरी जो वेव्स होते हैं यानी कि पी वेव्स कह सकते हैं, जो पी वेव्स होता है पृथ्वी के अंदर सभी माध्यम से होकर के गुजर सकती हैं, तो ये पॉइंट भी सही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होने की वजह से हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि द्वितीय तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं, यानी कि जो सेकेंडरी वेव होता है उसको हम लोग अनुप्रस्थ तरंग के नाम से भी जानते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट है कि द्वितीय तरंगें सभी माध्यम से होकर के गुजरती है। ये पॉइंट गलत हो जाता है, क्योंकि जो सेकेंडरी वेव होता है सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम से होकर के गुजर सकता है, यानी कि सॉलिड मीडियम से होकर के गुजर सकता है, सभी माध्यम से नहीं, इसलिए यहाँ पे पॉइंट गलत हो जाता है। द्वितीय तरंगों की औसत गति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम गलत बता सकते हैं कि ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या बनता है कि शेरशाह की महानता का घोतक क्या है, बताइए। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? तो प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, प्रशासनिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया? हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश दिया गया आर्टिकल 343, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं?
संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 45, ऑप्शन डी को टिक करेंगे 45। नेक्स्ट क्वेश्चन की अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, जिसकी स्थापना 1920 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? कितने लोग कमेंट करके बताएंगे? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे की गई थी। एटक की स्थापना कह सकते हैं, कहाँ पे की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद। ठीक है, स्वामी सहजानंद, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या फिर जननी की संज्ञा दी? बताइए कि आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या फिर जननी की संज्ञा दी थी किसने? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट वन की भारत में योजना अवकाश था। भारत में योजना अवकाश कब से कब तक था? कब था आपको ये बताना है। तो आपको पता है कि भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 में सूखे के पश्चात 3 वार्षिक योजनाएं लगाई गई थी, जिसको हम लोग योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। 1966 से लेकर के 69 तक वार्षिक योजनाएं चली थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, सूखे के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट को पढ़िए और कथन को बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। बिलग्राम का युद्ध 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था, क्या ये सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, पॉइंट गलत है, क्योंकि 1539 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था वो चौसा का युद्ध था और बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स को गलत कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दीनपनाह नामक नगर की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। हुमायूं नामा की रचना गुलबद्दम बेगम ने की थी, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 सही होने की वजह से ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, 2 और 3 सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है कि भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र यानी इपी सेंटर कहा जाता है। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, डायरेक्ट पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि अधिकेंद्र पर सबसे पहले द्वितीय तरंगे पहुंचती है, जो कि ये पॉइंट गलत है, क्योंकि द्वितीय तरंगे नहीं, सबसे पहले प्राथमिक तरंग यानी कि जो प्राइमरी वेव से वो पहुंचता है, पी तरंगे सबसे पहले पहुंचता है। ठीक है, तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। गॉड तरंगे कह सकते हैं कि द्रव्य पदार्थ से नहीं गुजर सकती है, बिल्कुल सही। और एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती है, तो ये सभी के सभी सही है। हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने कब की थी? तो रिक्टर स्केल का विकास 1935 में किया गया था, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगर आपने पढ़ करके आए होंगे, अगर होमवर्क जो आपने कंप्लीट किया होगा, तो इन सभी क्वेश्चंस को करने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। निम्नलिखित में से कौन वलीद पर्वत के उदाहरण नहीं है? तो वलीद पर्वत के उदाहरण नहीं है, तो देखिए यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? हिमालय, आल्प्स और एंडीज, ये तीनों के तीनों कह सकते हैं कि वलीद पर्वत के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सतपुड़ा इसके अंतर्गत नहीं आता है। सतपुड़ा अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आता है। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण विंध्याचल एवं सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमल की पहाड़ियाँ, सियारा जो कि स्पेन में, ये सभी के सभी अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। वलीद पर्वत के उदाहरण हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो कि मेनली कई बार एग्जाम्स में देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं कार्स्ट मैदान। ठीक है, कार्स्ट मैदान कहते हैं, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और लोएस मैदान आपको पता ही है, लोएस मैदान किसे कहते हैं? हवा के द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है उससे निर्मित मैदानों को कहा जाता है लोएस मैदान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, यानी कि बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और शासक के साथ आपको मैच करना है। तो बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में राणा संगा के मध्य हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 मेदिनी राय और घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध, यानी कि चारों के चारों बिल्कुल सही है, इसलिए हम ऑप्शन ई को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं?
कहने का मतलब ये हुआ कि समान भूकंपीय तीव्रता, अगर मानते हैं कि जैसे दिल्ली में 6.6 की तीव्रता से भूकंप आया हो और वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी 6.6 की तीव्रता से भूकंप आया हो, तो इन दोनों को जो मिलाने वाली लाइन होगी उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं कि समभूकंप रेखा। ठीक है, समभूकंप रेखा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अच्छा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि समभूकंप रेखा और सभूकंप रेखा में क्या फ़र्क है। तो चलिए हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, समभूकंप रेखा क्या कहते हैं? वह रेखा जो मानचित्र पर आरेखित वह रेखा जो उन स्थानों को मिलाती है जिन पर भूकंप की प्रघात की तीव्रता समान होती है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि 6.6 दोनों जगह पे हो तो उसको हम लोग कहते हैं समभूकंप रेखा। और सभूकंप रेखा में क्या कहते हैं कि किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किए गए हो। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 6.6 की तीव्रता के साथ भूकंप आया हो न्यू दिल्ली में, तो कितना बजे मान के चले कि 6:20 में, समान समय पे 6:20 में। और वहीं पे अगर हम मान के चले कि 5.6 तीव्रता के साथ यूपी के किसी शहर इलाहाबाद ले लेते हैं, इलाहाबाद में अगर भूकंप आता हो तो वहाँ पर भी 6:20 में आता है, तो समान समय पे एक ही साथ अनुभव किया जाए उसको हम लोग कहते हैं सभूकंप रेखा। आई होप कि ये पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कह सकते हैं कि नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना प्रावधान करता है? क्या होगा सही आंसर? तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाता है अनुच्छेद 312। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? उनके कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 320 में दिया गया, ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में सही है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सही है? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, बिल्कुल सही। चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता, बिल्कुल सही। पांचवी पंचयोजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, और साथ ही साथ आपको पता है कि पांचवी पंचयोजना में जो कि गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। तो यहाँ पे हम तीनों के तीनों को टिक करेंगे, इनमें से सभी ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी किस आर्टिकल के, आर्टिकल नहीं, किस योजना के तहत? तो ये हमारा दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? किसी को पता है? मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? नीति आयोग के संबंध में आपको बताना है कि कौन सही नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और इसके पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं। क्या पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और जब तक प्रधानमंत्री हैं तब तक वो अध्यक्ष हैं, तो पूर्णकालिक तो कह नहीं सकते, इसलिए हमारा ये पॉइंट गलत है। इसका गठन कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसका लिखा गया है, इसका गठन जो है जनवरी 2015 में की गई थी, बिल्कुल सही, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था नीति आयोग का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे जो कि गलत है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि रेखी समिति का संबंध किससे था? रेखी समिति का संबंध किससे था? तो हम यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, अप्रत्यक्ष करों के संबंध में रेखी समिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो बताइए कि कालिदास की कृति निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? और आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन था मालविका निमित्रम जो है, ये पिछली बार बिहार एसआई की प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कालिदास की कृति नहीं है कदाम्बरी। कदाम्बरी किसकी है? तो ये हर्षवर्धन के दरबार में जो रहते थे बाणभट्ट, उन्हीं की कृति है कदाम्बरी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जातीय संसद। चलिए यहाँ पे लूसेंट हमारा कंप्लीट हुआ। अब करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ बने हुए हैं तो बस लास्ट तक देखिए, इसी तरह से रोजाना प्रैक्टिस करते रहिए, सिलेक्शन आपको ही मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर में महाराष्ट्र के कारागार विभाग ने अपनी जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? अपनी जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है, बताइए किस शहर में स्थित कारागार? तो वो है पुणे, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, पुणे। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट हम पढ़ सकते हैं कि महाराष्ट्र के कारागार विभाग ने अपनी जेल पर्यटन पहल की शुरुआत पुणे में 150 वर्षीय यरवदा केंद्रीय कारागार से की। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की चुनावों में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को विशेष पुरस्कार हेतु चयनित किया गया? तो वो राज्य है मेघालय। ऑप्शन बी सही आंसर होगा मेघालय। नेक्स्ट वन की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया? हाल ही में शुरू किया गया ये कौन सा अभियान? तो कह सकते हैं कि पंख अभियान शुरू किया गया। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और ये पंख अभियान का हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर यानी कि 24 जनवरी के दिन बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास में सहायता के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, पंख अभियान स्टार्ट की गई है मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है? वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है चेतन भगत जी के द्वारा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि किस राज्य की सरकार ने अमा शहर नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? अमा शहर नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो ये उड़ीसा के सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट वन की जम्मू कश्मीर राज्य भाषा विधेयक 2020 के अनुसार किन भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम देखें तो कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, और इससे पहले जो यहाँ पर भाषा थी वो उर्दू और अंग्रेजी था। इन सभी को मिलाकर के कुल 5 भाषाएं आधिकारिक तौर पर हो गई जम्मू कश्मीर की। क्लियर। नेक्स्ट वन देखिए, पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है? नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है मनोज मुकुंद नारवाणी जी के द्वारा। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे जो कि सेना प्रमुख है। अगला क्वेश्चन की कालसा बुंडरी बांध परियोजना किन 2 राज्यों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है? कलसा बुंडरी बांध परियोजना किन 2 राज्यों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कर्नाटक, गोवा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में चर्चा में रहा एटालिन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? एटालिन जल विद्युत परियोजना जो कि किस राज्य में स्थित है? तो ये हाल ही में चर्चा में था अरुणाचल प्रदेश में। और ये क्यों चर्चा में था तो हम यानी छोटा सा नोट यहाँ पे लिखा पढ़ सकते हैं कि जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इसे रद्द करने की मांग कर रहे थे, इसलिए ये चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया? तो संजीवनी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था बताइए? तो संजीवनी ऐप बिहार के सरकार ने लॉन्च किया था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जो कि आरोग्य सेतु के तर्ज पर इसको लॉन्च किया गया था संजीवनी ऐप। तो यहाँ पर हम लोगों ने 60 MCQ कवर किया। आई होप कि आपने काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर ली होगी। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आपकी स्कोरिंग क्या रही। क्यूज का क्वेश्चन ये कह रहा है कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बिना लाइक के कोई नहीं जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर किया करें। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह के रोजाना न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।